नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे? क्या इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं? ये मैं क्यों कह रही हूं, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, जिसमें जेपी नड्डा थे, जिसमें नरेंद्र मोदी थे और उसके साथ-साथ एनडीए के तमाम महत्वपूर्ण कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़े चेहरों में से शुमार नीतीश कुमार वहां पर मौजूद नहीं थे। ये पहला मौका था जहां से ये मैसेज देना था विपक्ष को कि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। मंत्रालयों के नाम पर जो झुंझुने पकड़ाए गए, चाहे वो नीतीश कुमार हों या फिर वो चंद्रबाबू नायडू हों, उनको उससे कुछ बिगड़ा नहीं है और एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इसी मौके पर नीतीश कुमार ने एंड मोमेंट पर उस ओथ कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और तब से ही तमाम सियासी गलियारों में तरह-तरह की खबरें पनपने लगी हैं। विपक्ष ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मंत्रालयों के नाम पर झुंझुने पकड़ाए गए हैं और उससे हमने पहले ही कह दिया था कि जल्द ही कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है एनडीए में और उसी की क्या ये तस्वीर हमें देखने के लिए मिल रही है, उसी की वानगी क्या हमें देखने के लिए मिल रही है। क्या नीतीश कुमार पर चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा अहमियत भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश और नायडू ही क्या आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं? वो दो बैसाखियां जिस पर ये पूरी की पूरी सरकार टिकी हुई है, क्या वही दोनों बैसाखियां आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं? इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठने इसलिए भी लाजमी है कि ऐसे वक्त में जब अभी-अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी-अभी मंत्रालय बांटे गए हैं और उसमें एक एमओएस और एक कैबिनेट मंत्रालय दोनों को ही ये दो-दो दिए गए हैं और वो भी मंत्रालयों के नाम पर जो पोर्टफोलियो हैं, वो आपको पता है कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो सिर्फ झुंझुने ही उनको पकड़ाए गए हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्योंकि अब तक सुबह से लगातार ये खबरें चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से अभी तक भी इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। आज ओथ सेरेमनीज एक नहीं दो हैं, एक उड़ीसा में और उसके साथ आंध्र प्रदेश में हो चुकी है। उड़ीसा में अभी ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन दोनों ही जगह पर हम देखें तो नीतीश कुमार पूरे तरीके से नदारद हैं और इसीलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मंत्रालय जो दिए गए हैं और मंत्रालयों के नाम पर सिर्फ एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और उसमें भी जो पोर्टफोलियोज दिए गए हैं उससे नीतीश कुमार क्या नाराज चल रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है जहां पर उनको मंत्रालयों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है और उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगता है कि बस दे दिया गया है, बस जो दे दिया गया है आपको उसको लेकर खामोश बैठे रहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये खुद जेडीयू का ही कहना है कि उनको बड़े-बड़े ऑफर्स हैं, उनको यहां तक कि प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर है। तो क्या नीतीश कुमार कुछ चिंतन मंथन में लग गए हैं? क्या वो सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर वो अगर एनडीए में रहते हैं तो उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, जहां वो किंग मेकर की भूमिका में हैं, वहीं अगर इंडिया में जाते हैं तो उनके वारे न्यारे हो सकते हैं और इसीलिए इंडिया लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आपको पता ही होगा अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि एनडीए के घटक दलों को मंत्रालयों के नाम पर झुंझुने पकड़ाए गए हैं, जिसमें उन्होंने बात खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू की थी और उन्होंने कहा कि जल्द ही एनडीए की सरकार गिरने वाली है और इंडिया अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये कहना था अखिलेश यादव का। तो लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और सिर्फ यहीं तक ही विपक्ष सीमित नहीं है। आप ये देखें कि लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देखा एक के बाद एक 3 आतंकी हमले हुए हैं, उस पर अब तक ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना ही अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट किया गया है और इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उसके साथ साथ आड़े हाथों लिया है सरकार को। राहुल गांधी ने लिखा है कि बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त
नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिन में 3 अलग-अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? ये पूछा है राहुल गांधी ने सख्त अल्फाज में कि आप जश्न के माहौल में आप मुब्तला हैं, आप लगातार एक के बाद एक ओथ सेरेमनीज में जा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप ट्विटर पे लगातार एक्टिव हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब मोदी का परिवार ये अब आप हटा दीजिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने यूज कर लिया। मोदी की आदत है यूज एंड थ्रो की। और अब आप ये देखिए कि इतने सेंसिटिव मामले पर जहां ये तमाम दावे किए गए कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पीस है, जम्मू कश्मीर में देखिए इलेक्शन कराया गया, लोकसभा का ही सही विधानसभा का तो अभी भी वहां पर नहीं हुआ है, और जम्मू कश्मीर को सेंटर में रखकर कैसे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया कि जिन्होंने 370 हटाया है उनको 370 सीटें दीजिए। और आप इलेक्शन के बाद ही आप ये देखिए कि एक के बाद एक लगातार 3 घटनाएं यहां पर हुई हैं और अभी तक प्रधानमंत्री ने लब नहीं खोले हैं। वो पहले की तरह ही हर जरूरी मुद्दे पर उन्होंने अपने लब सिए हुए हैं और हर गैर जरूरी मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आते हैं। मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगी, एक छोटी सी बाइट है कि उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरे मामले पर कैसे आड़े हाथों लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार को और वाजिब सवाल पूछे हैं। तो आम्ही प्रामाणिकपणाने पार पाडू। उद्धव जी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, अभी भी सर्च चल रहा है, घटनाएं रुक नहीं रही, लोगों की जाने गई। किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। 1 साल के बाद, खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ है? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? कि अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फिर से उनको प्रधानमंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। अगर उनसे जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती, इसका जिम्मेदार कौन है? एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं। जिम्मेदारी तो आप छोड़ दीजिए, अभी तक एक बयान भी नरेंद्र मोदी का सामने नहीं आया है जहां पर वो चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती गले लगा रहे हैं। उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को जो मुस्लिम आरक्षण से लेकर तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उसके आपको तमाम तरह के एग्जाम्पल्स आपको लगातार देखने के लिए मिलते रहे और अभी भी मिल रहे हैं। जम्मू, आपको पता है कि कश्मीर में अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत तक भी नहीं दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे देश में 370 हटाने का डंका पीटते रहे और अब उसी को लेकर विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन लौटते हैं नीतीश कुमार पर ही और नीतीश कुमार की बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए और अब तक उनकी तरफ से कोई सफाई, कोई प्रतिक्रिया विपक्ष के उन तमाम सवालों की क्यों नहीं उनकी तरफ से आई है? क्योंकि अगर ये कोई और नेता होता तो शायद इस तरह के सवाल नहीं उठते। लेकिन आपको पता ही है कि नीतीश कुमार किस तरह से पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। आपको ये भी पता है कि वो जब इस तरह से खामोश होते हैं या फिर कहीं उन चीजों पर जवाब देते हुए नहीं नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी को भी की तरफ भी इशारा करता है। इसी सब पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ गए हैं, लगातार अपनी बेबाक राय के लिए वो जाने जाते हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका।
अभी आप ये जी देख ही शुक्रिया। रहे थे कि उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हमने वहां देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, एनडीए के घटक दलों के और तमाम महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर मौजूद थे। कोई एक नहीं था तो उन दो बैसाखियों में से एक नीतीश कुमार, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में भी किसी तरह की ठनी हो सकती है? क्या नीतीश कुमार को ज्यादा अहमियत मिल रही है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है, या कुछ और वजह, कुछ और पक रहा है नीतीश कुमार के मन में? क्योंकि जो मंत्रालयों के नाम पर जो झुंझुने पकड़ाए गए हैं, उससे लगातार एक दबाव तो बन ही रहा है। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया हुआ है और वो उनके पास आज भी है, तो वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके साथ व्यवहार कर रही है, तो उनको जैसे बहुत मंत्रालयों में भी कोई उनकी सहभागिता हमें दिखाई नहीं दे रही है, कोई ऐसे मंत्रालय या ऐसे पद भी उनको नहीं दिए गए जिससे लगे कि सहमतियां सब बन गई हैं, खाली एक मंत्रालय उनको मिला है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि जिस प्रकार से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे बाकी लोग हों, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो नजरिया है, उनका जो व्यवहार आजकल हमें दिखाई दे रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और हमारा जो आकलन है शुरू से, जो मैं सोच के चल रहा हूं कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे वो नीतीश कुमार हो, ये एक स्ट्रेटजी के तहत टाइम बिताने का कार्य कर रहे हैं। नीतीश जी को बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की दरकार है और दूसरी तरफ वहीं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि आज जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और आंध्र प्रदेश जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आंध्र प्रदेश का दिवाला निकल चुका है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको एक स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मिल जाए और उनके ऊपर जो तोते और गिद्ध वाली एजेंसियां बैठी हुई हैं जो लगातार उनको परेशान कर रही हैं, ईडी और सीबीआई के जितने केस हैं वो उनसे हटा लिए जाएं और वो शिकंजा जो है, जो दूसरे जगन मोहन रेड्डी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। ये मोटा मोटी उनकी 3-4 डिमांड हैं। जैसे ही ये डिमांड पूरी होंगी तो नीतीश कुमार से भी अच्छा रंग चंद्रबाबू नायडू दिखाएंगे, एक तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, जैसे आप बात करते हैं कि आज चंद्रबाबू नायडू की शपथ में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाए रखा जाए। क्योंकि इसका खटका जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आए और उनको भी अंदर से घबराहट हो रही है। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे कि देश में कश्मीर में पिछले 3 दिनों से गोलीबारी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, अभी तक 9 या 10 लोग मारे जा चुके हैं, 3 दिन से लगातार वहां पे हमले जारी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस मामले पे कोई बयान न आना जताता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने और अपनी सरकार जो 3 दिन पहले बनी है उसके जश्न में डूबे हुए हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं अपने विदेशी एजेंडे साधने की और वो कल इसी नाते इटली जा रहे हैं, तो देश पे उनका कितना ध्यान है ये उनकी सारी तमाम जो एक्टिविटी चल रही है उससे दिखाई देता है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, खाली विपक्ष के लिए ही नहीं, उनके एनडीए के सहयोगियों के लिए ही नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आश्चर्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो मेन मंत्रालय हैं, जो मुख्य मंत्रालय हैं, मेन स्ट्रीम के मंत्रालय हैं, वो राज्यसभा के ब्यूरोक्रेट्स को दिए हुए हैं। तो ये जो 200 सवा 200 भारतीय जनता पार्टी के सांसद दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, कई सांसद ऐसे हैं जो 6ठी बार जीत के आए हैं, क्या उनमें से कोई भी सांसद इस काबिल नहीं है कि वो रेल मंत्री बन सके, वो शहरी विकास मंत्री बन सके, वो पेट्रोलियम मंत्री बन सके, वो पावर मंत्री बन सके, वो विदेश मंत्री बन सके? क्या इस काबिल कोई नया मंत्री नहीं है?
क्यों आप एक एक मंत्री को दो दो महत्वपूर्ण मंत्रालय देते हैं? अश्विनी वैष्णव को आपने रेलवे भी दिया है और आई&बी भी दिया है। आपने हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय तो खैर अभी ले लिया उनसे, वहां पे आपने खट्टर साहब को दे दिया, पेट्रोलियम दिया है और उनको एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय आपने, तो दो दो मंत्रालय आप जिस प्रकार से देते हो, 3 मंत्रालय आपने जितेंद्र सिंह को दिए हुए हैं जिसमें डीओपीटी और तमाम चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खाली आवाजें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आ रही, और अंदर से जिस प्रकार से आपने देखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। उन्होंने कोई इस तरह से चिंतित होकर यह बयान नहीं दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर जल रहा है और उसकी कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं और मैं ये सोचता हूं कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत को ये चिंता सताने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कमजोर हुई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और कहीं हमें भी इनके साथ जोड़ के ना देखा जाए, इसलिए वो अपनी भूमिका को अलग थलग करना चाहते हैं और संघ को वो अलग बताना चाहते हैं। नहीं तो हम ये भी जानते हैं कि संघ हमेशा बताता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, वही उनकी मात्र है, वही उनका मिला जुला संगठन है। अब भारतीय जनता पार्टी भी उसको अलग करना चाहती है और संघ खुद को भी अलग करना चाहता है, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो कल को संघ कह सके कि हम भारतीय जनता पार्टी से कई तथ्यों पर जुदा थे, तो ये सुलह सफाई देने का एक मौका उन्होंने कल ढूंढा है और उस पर उनका बयान संघ प्रमुख का आया है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे बात करें बुशरा जी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कह रही थी कि आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं। तो साफ तौर पर आरजेडी ने यहाँ पर चुटकी ली है कि अगर नीतीश कुमार मौन है या नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो नाराज हैं, और नाराज का मतलब क्या वो कोई और फैसला ले सकते हैं इसके इतर जो अभी उन्होंने फैसला लिया है। जिस तरह से वो लगभग पैर छू लिए थे उन्होंने, जिसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति भी जताई गई कि उम्र में साथ के हैं, अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो शायद नीतीश कुमार ही सीनियर होंगे राजनीति में नरेंद्र मोदी के, और पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो अगर मौन है इसका मतलब वो नाराज है, नाराजगी वो आखिर अपनी किस तरह से जताएंगे? केपी मलिक जी, सवाल तो ये है, क्या कोई बड़ा फैसला लेकर वो नाराजगी जताएंगे या फिर अपने मन मुताबिक मंत्रालय लेकर वो अपनी नाराजगी को खत्म करेंगे? नाराज तो वो है, ये तो लग रहा है। बुशरा जी देखिए, वो नाराज तो बहुत ज्यादा है, वो आज से नाराज नहीं है। मैं पहले भी आपके शो पे भी कह चुका हूं, बाकी चैनलों पे भी कह चुका हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो हाल महाराष्ट्र में किया हुआ है, जो उड़ीसा में किया हुआ है, जब यही हाल बिहार में करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में की गई थी, तो तब एहसास नीतीश कुमार को हो चला था और नीतीश कुमार को लग गया था कि मैं ठगा जा चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे खत्म करना चाहती है। तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि वो लालू की शरण में गए और लालू ने तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर समर्थन दिया और वहां पे नीतीश कुमार की सरकार लालू के गठबंधन में बनी। इसके बाद जो दूसरी कोशिश हुई, जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा वार उनके ऊपर किया, उससे वो बहुत ज्यादा हताश और उदास हो गए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उनकी पार्टी तोड़ ही दी थी और किसी तरह से उन्होंने अपनी पार्टी बचाई और उन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का बदला इससे लेंगे और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इसका बदला इस लोकसभा चुनाव में लिया है। और वो अभी शांत बैठे नहीं है, वो बहुत ज्यादा नाराज है और ये नाराजगी में वो अति आतुर हो गए थे, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूने की कोशिश की थी। वो बहुत ज्यादा अति आतुर हैं। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके हाव भाव देखें, उनका भाषण देने का बोलने का तरीका देखें, चुनाव में जिस प्रकार वो सुस्त थे, अगर आपने देखा होगा, वो इतने ही चुस्त दुरुस्त अभी यहां नजर आ रहे हैं आपको। जिस प्रकार से आपने उनके भाषण, चाहे वो सेंटर हॉल का भाषण हो, चाहे इसके अलावा जहां भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाषण रखा है, उसमें आपको कितने चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं। जबकि आप अगर बिहार की रैलियों में देखेंगे तो वो बहुत अच्छे भाषण नहीं दे रहे थे, लग रहे थे बहुत शांत हैं और कई लोग तो कहने भी लगे थे कि इनकी थोड़ा
स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है और मेरा मानना यह है, जिसको मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, कि नीतीश कुमार जी इस बार बहुत ही रणनीतिक और राजनीतिक फैसला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे लगता है कि जो हमारी उम्मीदें हैं, कि मैं जैसे आपको शुरू से कहता रहा हूं कि महीने, 2 महीने, 4 महीने चल जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी का अगर यही रवैया रहा तो ये सरकार चंद दिनों में जो है बैसाखियां हटेंगी और धड़ाम से ये सरकार गिर जाएगी। और ये संकेत मुझे आने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी निश्चित हो गए हैं और वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। अब कई बार ये होता है कि पता चला प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं, वो बाहर हैं और यहाँ खेला हो गया। तो ऐसा खेला भी हो सकता है और खेला करना भी आसान है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि खेला अभी बाहर की तरफ से हो रहा है, अभी तो खेला अंदर से होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की आज तक चुनाव के बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन एक साथ बैठा हो। आज तक ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की। संसदीय दल की मीटिंग आपने बुलाई और उसमें तमाम एनडीए के अलाइंस को बुला लिया। तो ऐसे में कोई जो भी संजीदा आदमी होगा वो कैसे अपनी बात रखेगा संगठन की, और वो भी सेंट्रल में, जहां चारों तरफ कैमरे लगे हैं, चारों तरफ मीडिया के कान लगे हुए हैं। तो इन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी, इसीलिए इन्होंने ये किया कि पहले एनडीए की मीटिंग की, तमाम मंत्रियों को बुला लिया, उनको एजेंडे समझा दिए गए कि हमारे जो पुराने मंत्री हैं पहले वो अपनी पुरानी फाइलें क्लियर करेंगे, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी भी ये तमाम अपने एजेंडे चला रहे हैं, तमाम अपने लोगों को इन्होंने पुराने मंत्रालय दे दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझ में आ गया है और एनडीए के लोगों को भी समझ में आ गया है। अब अंत में मैं फिर यही कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का ध्यान केंद्र के मंत्रालयों पे नहीं, अपने राज्य को राहत दिलाने पे है। और जिस दिन राहत मिल जाएगी उस दिन तो चंद्रबाबू नायडू भी एक्शन ले लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अति उत्साह में या उतावले हो गए नीतीश कुमार उससे पहले ही कोई निर्णय ले ले, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि उनके पास प्रधानमंत्री पद का ऑफर आज भी उनकी जेब में है। तो इस नाते वो जल्दी कर सकते हैं कि कल को ये ना हो कि इंडिया गठबंधन के लोगों का मन बदल जाए और शरद पवार जी कहें कि भाई मुझे महाराष्ट्र से बड़ा समर्थन मिल रहा है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार जी सोचे भाई मैं क्यों मौका निकलने दूं, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि आने वाले चंद दिनों में बहुत ज्यादा उथल पुथल महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र में अगर तमाम विपक्ष एक हो जाएगा तो वहां से भी समर्थन फिर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो फिर जो है ज्यादा दबाव महाराष्ट्र की तरफ से आएगा। आज की परिस्थितियों में महाराष्ट्र बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है और शरद पवार ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार के पास ज्यादा अच्छा मौका है। हो सकता है इस दिशा में सोचते हुए वो कोई कदम बढ़ाने की सोच रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, और इसको इस तरह से भी जोड़ के देखना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार यानी कि दोनों में से एक बैसाखी भी अगर डिसीजन ये लेते हैं या उनकी नाराजगी इतनी बढ़ जाती है और बीजेपी उन्हें बनाने में नाकाम रहती है, अभी वो क्या अपना चिंतन मंथन करते हैं। तो टीएमसी की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी ने तो पहले ही कहा है कि बीजेपी के जो जीते हुए सांसद हैं उनमें से ज्यादातर उनके संपर्क में है, ये कहा गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अजीत पवार गुट का एक सांसद है और जो शिंदे ग्रुप के 7 सांसद हैं ये भी कहा जा रहा है कि वो भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। और महाराष्ट्र में तो बहुत अस्थिरता का माहौल है फिलहाल पूरी सरकार को लेकर ही, और वहां से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हर दिन ये खबर आती है कि अब इतने जो एमएलएज हैं वो इधर जा सकते हैं, अब इस पार्टी के एमएलए जो है वो उधर जा सकते हैं, बीजेपी है, शिंदे ग्रुप है, अजीत पवार ग्रुप है। और अगर वहां से वो 7 एमपीज में से अगर वो एमपीज भी इधर चले जाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि दिल्ली में माहौल साजगार हो रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, तो इंडिया गठबंधन को ये नंबर जुटाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लगभग देखें तो इंडिया और एनडीए की स्थिति बहुत कुछ सिमिलर ही है। एक के बाद एक कई सांसद, लद्दाख का एक सांसद पप्पू यादव, महाराष्ट्र का एक इंडिपेंडेंट सांसद, वो सब तो उनके साथ जुट ही गए हैं, 16 अदर्स भी हैं। तो अगर नंबर गेम की भी अगर बात करते हैं और इस बैसाखी में से एक भी अगर इंडिया की तरफ चली जाती है तब भी पूरा खेल हो जाएगा। देखिए बुशरा जी, ये तो अगर नीतीश कुमार की बैसाखी अलग होती है तो चंद्रबाबू नायडू को तो मजबूरी में भी आना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी चाहेंगे तब भी उनको आना पड़ेगा। उनको सहयोग केंद्र सरकार में जो बनेगी इंडिया गठबंधन की उसको देना ही पड़ेगा,
क्योंकि मैंने कहा उनकी तो तमाम मजबूरियां हैं। अगर वो सेंट्रल के साथ कोऑर्डिनेशन करके नहीं चलेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी स्टेट में, क्योंकि उनका स्टेट बर्बाद हो चुका है। तो वो तो जो भी केंद्र में गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ अच्छा तालमेल रखेंगे ही। नीतीश कुमार के हटते ही वो तुरंत आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि जो मैंने अभी आपको संशय जताया है कि नीतीश कुमार के मन में ये आ सकता है कि कल को कहीं शरद पवार ना क्लेम कर लें, या कल को चंद्रबाबू नायडू ना क्लेम कर लें, कल को ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी का जहां तक मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी को अगर ऑप्शन मिलता है नीतीश कुमार और शरद पवार में से, तो ममता बनर्जी शरद पवार के साथ ज्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पुराने संबंध रहे हैं। दोनों लोग पहले कांग्रेस में रहे हैं, बीच बीच में दोनों के मधुर संबंध हैं, दोनों की बातचीत होती रहती है। वो इतना कंफर्ट नीतीश कुमार के साथ है, ये मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कंफर्टेबल नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये चीजें अगर हम जैसे आप जैसे व्यक्ति सोच सकते हैं, तो ये चीज नीतीश कुमार भी सोच सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि कहीं हम ज्यादा देर करें और ये कहीं नुकसान ही ना हो जाए, तो ये सोच कर भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जल्दी कोई कदम उठा लें, और जल्दी कदम उठाने से कोई इस तरह की प्रक्रिया आ जाए, क्योंकि अभी माहौल गर्म है। अभी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, जैसे कि आपने आदर्श के नाम गिनाए कि 16 आदर्श हैं, बाकी कई सारे एक एक पार्टी ग्रुप हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं है, वो भी मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत लंबी नहीं चल रही है। इसलिए जो एक एक पार्टी के कई सांसद हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी बढ़िया दौड़ेगी, फिर उसी में हम चढ़ लेंगे। तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो कई लोग फिर उसके साथ आ जाएंगे, और वहां पे बहुमत की कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे वो वेस्ट बंगाल के सांसद हों, चाहे वो महाराष्ट्र के सांसद हों, और कई स्टेट में भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो अन्य दलों में जा सकते हैं। उसका एक कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुतायत संख्या में सांसद हैं जो पहले दूसरी पार्टियों से आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, हाँ, अब आप सोचिए अगर 106 में से आधे भी टूट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर क्या करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं वो भी डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराने लोग टूट जाएं। और वो कई लोग तो आपको पता है मजबूरी में आए हुए हैं, कई लोगों को वॉशिंग मशीन में घुमा के लाया गया है, तो उनको टूटने में, उनको भागने में कोई ज्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। वो तो आए बाहर से थे, परिस्थितियों के हिसाब से आए थे, आज परिस्थितियों के हिसाब से चले जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना इस तरह की मुझे नहीं लगती, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हुए एक्शन लेने के मूड में है। ये तमाम एक्टिविटी देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन अभी इंतजार कर रहा है 3 राज्यों के इलेक्शन समाप्त हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद फिर वो कोई बड़ा फैसला लें? क्योंकि अगर अभी इस तरह की कोई स्थिति होती है, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन ने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हुए हैं कि अनैतिक रूप से किसी भी तरीके से वो सरकार नहीं बनाएंगे। नेचुरल तरीके से जब बन रही होगी सरकार तब वो बनाएंगे, वरना बीजेपी में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसके अलावा ऐसा लगता है अभी फिलहाल जो मैं कह रही हूँ, उसके अलावा वो इंतजार कर रहे हैं झारखंड और इसके साथ साथ जो आने वाले वक्त में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पर तीनों ही जगह पर बहुत मजबूत स्थिति में है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस। तो ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं कि वहां इलेक्शन हो, उसके रिजल्ट आए और उसके बाद कुछ किया जाए अगर करना है, क्योंकि अगर ये मैसेज चला गया तो सिंपैथी वोट बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। देखिए बुशरा जी, वो निर्णय इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लेगी। यहाँ जिस निर्णय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन या कांग्रेस नहीं ले रही है, यहाँ नीतीश कुमार ले रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार ले रहे हैं और मजबूरी चंद्रबाबू नायडू की हो जाएगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन फिर रोकेगा नहीं इनको, या पीछे नहीं हटेगा। वो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेगा, वो अनैतिक कार्य नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो राजनीति तो करेगा। तो जहां राजनीति हो रही होगी, जहां चीजें आराम से हो रही होंगी, वो करेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग टूट के अपने आप आते हैं, बिना कारण आते हैं, वो स्टेटमेंट दे के आते हैं, तो क्या दिक्कत कांग्रेस को और तमाम दूसरे जो दल हैं उनके साथ, उनको क्या दिक्कत है? अगर ममता बनर्जी के साथ 6-8 सांसद आते हैं तो उनको क्या दिक्कत? या अगर आप बात करें महाराष्ट्र में जो लोग अभी भी जा रहे हैं, तो उनको इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को क्या दिक्कत है? वो प्रयास में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे या इस तरह से कीचड़ नहीं फैलाएंगे जिस तरह से ऑपरेशन
लोटस और ऑपरेशन कमल चल रहा है वो नहीं चलाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन वो राजनीति में मना करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात में वो मना करेंगे। सरकार बन रही है तो वो बनाएंगे, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पहले कह चुकी है अपने अलाइज से कि अगर आप इस सरकार बनाने की सामर्थ्य रखते हैं तो आप सरकार बनाइए, और हम तो यहां तक तैयार हैं कि हम बाहर से समर्थन कर देंगे। हमारे 99 सदस्य हैं, वो आपको बाहर से समर्थन करेंगे, हम सरकार के हिस्सेदार भी नहीं बनेंगे। आप अपना पद अपने हिसाब से चुन लीजिए, अपने मंत्रालय बांट लीजिए, तो इससे ज्यादा कॉपरेट और क्या कांग्रेस करेगी? तो तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने खुला मैदान कांग्रेस ने उनको दे दिया है। तो ऐसे में अगर कोई परिस्थिति बनती है तो निर्णय इन लोगों को लेना है, कांग्रेस को निर्णय नहीं लेना है। कांग्रेस ने तो खुला मैदान इनको दे दिया है। तो ऐसे में अगर कोई भी चीज होती है तो उसके जिम्मेदार गठबंधन के एलाइज होंगे, कांग्रेस उसका जिम्मेदार नहीं होगी, ना वो इस तरह का चीज करेगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे हैं। हरियाणा में कांग्रेस अगर थोड़ा अच्छे तरीके से मिलेगी तो हमें उम्मीद है कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ जिस तरह से हुई है लोकसभा के चुनाव में, वो विधानसभा में भी साफ हो जाएगी, वहां कांग्रेस की सरकार आसानी से बन सकती है। जिस प्रकार दिल्ली में आप चुनाव देख रहे हैं, अगले साल तो आम आदमी की पार्टी की सरकार बनते हुए मुझे यहां भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके भले ही 7 MP ऊपर जीत गए, वो तो पिछली बार भी जीते थे, तो पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी, तो यहां फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो तमाम एलाइज को कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि नीतीश कुमार और बाकी एलाइज लोग मिलकर कोई एक निर्णय ले लें, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी होगा। ये जो हम लोग भी आशा नहीं कर रहे हैं कि इतना जल्दी हो जाएगा, ये हमारी आशंकाओं से परे होगा फिर जाके। जी जी, बिल्कुल। और विरोध के स्वर हमने देखे ही कि किस तरह से महाराष्ट्र से उभरे। पहले अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि एमओएस दिया गया है, ये हमें कबूल नहीं है, हमें कैबिनेट मंत्री पद दिया जाए और हम इंतजार कर रहे हैं। तो उनका इंतजार कब तक रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं शिंदे ग्रुप की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि हमारे 7 सांसद हैं और आपने हमें सिर्फ एमओएस दिया है, एक हमने आपने दिया है, आपने कैबिनेट पद भी नहीं दिया है हमें। तो वहां से भी नाराजगी की बात जो है वहां से भी सामने निकल कर आई है। अगर दोनों हम मिला भी दें, 16 और 12 हम मिला भी दें, तो भी हम ये देखें कि फिर भी नरेंद्र मोदी को और पार्टियों की समर्थन की जरूरत है। और उसमें तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है वो है शिंदे की पार्टी और शिवसेना, शिंदे गुट, और उनके 7 सांसद हैं। तो आखिर वहां पर क्यों इस तरह से सिर्फ उनको एमओएस दिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ना सिर्फ दिल्ली सरकार में बल्कि आने वाले महाराष्ट्र के जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी, क्योंकि सबसे ज्यादा उठापटक हमें महाराष्ट्र से ही देखने के लिए मिल रही है। बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो इस बार जीत कर आए हैं, जो कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो जीत कर आए हैं, इतिहास उन्होंने रचा है, देखिए हमने फिर से सरकार बना ली, एक बार फिर से मोदी सरकार। हालांकि मोदी सरकार इस बार नहीं कहा जा रहा है, एनडीए के ही माला जो है वो जपी जा रही है, क्योंकि अभी उन्हें पता है ये उनकी मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जिनको ये कहा जा रहा है कि वो हार गए, यानी कि जिनके 234 सांसद हैं, अब 3-4 की और संख्या उनके साथ बढ़ गई है, तो वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस हैं। वो उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। राहुल गांधी कल रायबरेली में मौजूद थे, आज वो वायनाड में थे। उनके जरिए कही गई बातों को आप ये देखिए, वो जिस स्टाइल में कह रहे थे कि भाइयों आप ये देखिए कि अयोध्या हार गए और वाराणसी में जान बचाकर भागे हैं। अगर वहां से प्रियंका गांधी लड़ जाती, जो उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने कहा था प्रियंका से, तो वो कई लाख से हार जाते। और अब देखिए सर माथे जो है वो संविधान लगाते घूम रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हुए हमले हुए उस पर लेकर जिस तरह का से पूरी तरीके से घेरती हुई बीजेपी को नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। उससे पहले नीट की परीक्षाओं में जो घपलेबाजी की बात है, या फिर एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से जो पूरा का पूरा घोटाला जो किया गया है, वो तमाम चीजें आप ये देखें तो आने वाला वक्त
बहुत मुश्किल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए लाइट मलिक बंद साहब, करो। क्योंकि 24 जून से सत्र शुरू होगा, 3 दिन शुरू के लगेंगे जहां पर शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद से सेशन जो है उसकी शुरुआत होगी। और इस बार नाको चने चबा देगा विपक्ष, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है। देखिए बुशरा जी, पहले तो हमें सदन तक पहुंचना होगा। पहले तो हमें सेशन तक पहुंच जाए, 24 तारीख आ जाए। अब आज हम और आप जिस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, हमें तो लगता ही नहीं है कि सदन तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस स्थिति में होगी वहां जवाब देने की, ये बात भी देखने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह इस बार विपक्ष जो है आक्रोशित है, विपक्ष मजबूत है। और दूसरा क्या है कि जो पहले आपने देखा होगा कि जो स्पीकर की एक संदिग्ध भूमिका रहती थी, कभी वो माइक बंद कर देते थे, कभी एकाएक सामूहिक तौर पर वो निष्कासित सांसदों को कर देते थे। तो इस तरह की तानाशाही कम से कम इस बार आपको हाउस में देखने को नहीं मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष अपने तमाम मुद्दे रखेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में आपको सदन में दिखाई देगी। और वो बहुत जवाब इसलिए नहीं दे पाएगी क्योंकि वो चारों तरफ से घिरी हुई है। अगर हम आज की बात कर लें, जिस तरह से हम भी एक सवाल पूछ रहे हैं और वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, आपने भी कहा कि 3 दिन हो गए हैं आपको, जिस कश्मीर की आप कस्में खा रहे थे, जिस कश्मीर को आप धारा 370 बता रहे थे हमने खत्म कर दी, और आप जुमले दे रहे थे कि देखिए आज तक कोई एक हंगामा नहीं हुआ, आज तक कोई एक चिड़िया नहीं चहकी, आज तक कोई एक ये नहीं हुआ। 3 दिन से लगातार वहां जो है कार्रवाई चल रही है। जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो है उनके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। तो ये जताता है कि ये कितने उसमें जो माहौल चल रहा है कि आज उड़ीसा के जश्न में डूबे हुए हैं, उससे पहले दिल्ली के जश्न में डूबे हुए हैं, उसके पहले आप दिल्ली में मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं अपने लोगों को बर्खास्त करने के लिए, अपनों को हटाने के लिए, अपने लोगों को लगाने के लिए। तो आपको खाली पार्टी, इलेक्शन और राजनीति से ही लेन देन है, आपको देश की कोई चिंता नहीं है। क्या जो कश्मीर में लोग मरे हैं वो देश के नागरिक नहीं है? क्या जो कश्मीर में चल रहा है कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? अब आप उसको अलग मानने लगे हैं। लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार से इनको फर्क नहीं पड़ रहा, मणिपुर में 1 साल हो गया, तो कश्मीर से भी इनको कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है कश्मीर को अब भूल चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने देखा है कि कश्मीर इनके हाथों से निकल चुका है, वहां इलेक्शन हुए नहीं, इनको सीट आई नहीं है, तो इन्होंने कहा कि वहां मेहनत करना बेकार है और कश्मीर के विषय में ज्यादा सोचना बेकार है। तो ये चारों तरफ से निराश हो चुके हैं और इनकी निराशा झलकती है और हड़बड़ाहट भी है। और दूसरा भी ये सही भी है कि ये वहां पे अपना समर्थन जुटाने के लिए नीतीश बाबू को कोशिश कर रहे हैं मनाने की, कुछ खबरें आई हैं इस तरह की अभी, और चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे हैं। दोनों पहुंच गए, गृह मंत्री भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, नड्डा जी भी पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। तो अगर वहां एक प्रतिनिधि भी चला जाता तो कौन सा फर्क पड़ता, लेकिन वहां जाना जरूरी है। अगर गृह मंत्री जी आज कश्मीर में होते और वहां मीटिंग ले रहे होते, कम से कम एक मैसेज लोगों को जाता कि प्रधानमंत्री ने आते एक कागज साइन किया, सबसे पहला ऑर्डर लिया कि किसानों के लिए, किसान जो समर्थन में 2000 रुपया देते हैं उसकी फाइल साइन करी, बहुत बड़ा काम किया। ऐसा ऐसा असाधारण काम किया जो आज तक देश में हुआ ही नहीं है। और हमारा कहना यह है कि आप किसान को भीख क्यों दे रहे हैं? आप लोगों को 5 किलो राशन की भीख क्यों दे रहे हैं उनसे वोट लेने के लिए? और आप कहते हैं कि जिसको हम राशन दे रहे हैं अगर वो वोट नहीं देता तो उसको पाप लगेगा क्योंकि आप खैरात बांट रहे हैं। मेरा मानना यह है, मैं किसान परिवार से आता हूं, किसान परिवार को ये तुरंत 6000 रुपए देने बंद करिए, तुरंत उसको जितनी आप सब्सिडी देते हैं उसको बंद करिए, उसको उसकी फसलों के वाजिब दाम दीजिए। आप वाजिब दाम तो दे नहीं रहे और उसके नाम पे ठगी कर रहे हैं आप, 6000 रुपया दे के सब्सिडी दे के। वो सब्सिडी कौन लेता है? सब्सिडी व्यापारी और जो उद्योगपति हैं वो सब हजम कर जाते हैं, किसान को कुछ मिलता नहीं है, तो किसान तो परेशान है। तो क्यों किसान के नाम पे आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं? सबसे पहला ऑर्डर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया, खुशखबरी बटोर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि यही दुख की बात है कि गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश के विषय में कम और राजनीति के विषय में ज्यादा सोच रहे हैं, ये दुर्भाग्य है जी।
क्या आपको लग रहा है कि अगली महाराष्ट्र से जितनी उथल-पुथल की खबरें आ रही हैं, क्योंकि 2 राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं 2 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। क्या आपको लग रहा है आने वाले वक़्त में हम बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में भी देखने जा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि किस तरह से संजीव बालियान और संगीत सोम पहले आमने-सामने आए, फिर संगीत सोम की तरफ से ये कहा गया कि नुकसान जो है वो आरएलडी को साथ लेने की वजह से जो हम सीटें जीत भी सकते थे, वो सीटें हम हार गए। फिर हमने देखा कि आरएलडी की तरफ से भी पलटवार किया गया, हालांकि फिर पार्टी ने जिस कार्यकर्ता ने, जिस नेता ने जो भी कुछ कहा था उसको लेकर फिर नोटिस भी जारी किया। तो ये तमाम चीजें जो उत्तर प्रदेश से देखने के लिए मिल रही हैं, उसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य लगातार कैंप किए हुए हैं दिल्ली में। अब तक 2 मीटिंग्स कैबिनेट की हो चुकी हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां पर नहीं थे। उससे पहले ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों कई दिन तक दिल्ली में रहे, जहां मुख्यमंत्री वहां पर मीटिंग कर रहे थे और वो दिल्ली में थे, और बताया गया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है। तो क्या आप कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि 80 राज्यों वाले इस उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि आप लोकतंत्र में क्या आप सजा दे रहे हैं उस राज्य को कम मंत्री बनाकर कि आपने हमारी झोली में सीटें कम दी, तो लीजिए हम आपके यहाँ से मंत्री भी कम बनाएंगे। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और खासकर प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा उत्तर प्रदेश में चलता था, वो उत्तर प्रदेश ने नकार दिया एक हिसाब से प्रधानमंत्री के चेहरे को। अगर आप वाराणसी में जिस प्रकार से इनका वोट फीसद गिरा है और मामूली अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है, वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा वहां पे जो लोकप्रियता बताई जा रही थी, जो तमाम चीजें बताई जा रही थी, वो खत्म हो गई। दूसरा, आपका अयोध्या जैसी सीट हारना, जिसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं, जिसके नाम पे आप आज तक हर बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, उसी क्षेत्र में अगर आप चुनाव हार जाते हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में कितनी खराब है। अगर आप तमाम सीटों का विश्लेषण करें, भारतीय जनता पार्टी उन स्टेट में ज्यादा हारी है जहां पे आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगने की बात करते थे। अगर यहाँ पे मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले भी कई जगह कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है वो योगी की कानून व्यवस्था का जो एक परसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि अच्छी कानून व्यवस्था है, उस पर मिल रहा है। दंगे फसाद कम हो रहे हैं, उस पर मिल रहा है। दूसरा क्या है कि योगी के ऊपर आज तक 7 साल की उनकी सरकार में सीधे सीधे कोई आरोप नहीं है। उनके ऑफिसरों पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप हो सकते हैं, पार्टी के किसी दूसरे मंत्रियों पे दूसरे कोई तरह के आरोप हो सकते हैं, लेकिन योगी के ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है। तो इसलिए जनता में एक ऐसी उनकी छवि है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने में सहायक होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, उनकी छवि भी कट्टर में आती है मुस्लिमों के खिलाफ। तो मुस्लिम में भी वो विरोध करके हिंदुओं का वोट अपने नाम पे बटोर लेते हैं। तो वो हर चीज में मुफीद साबित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मोदी के चेहरे को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, जिस प्रकार से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया, वो एक रणनीति ये थी कि जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लड़ते थे, उनको ये था कि अगर राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट थोड़ा बिखरता है, या जो एक मुस्लिम मुस्लिम मतदाता भारी मात्रा में जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ चला गया था, जिसका रिजल्ट आपने 2022 में देखा, जहां राष्ट्रीय लोकदल 0 पे था और उसके 9 विधायक आ गए। तो वो जताता है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो कई किसानों में, जाटों में, मुस्लिमों में जो एक पैठ बन गई थी, और मुस्लिम समाज जो छिटक गया था राष्ट्रीय लोकदल से 2013 में, वो कहीं न कहीं वापस आ गया है। तो इस घबराहट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लिया और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान खुद भी चुनाव हार गए। जो बागपत की उनकी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वो भी चली गई। इसके अलावा जो आसपास की सीटें थी, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो नगीना हो, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। और जो उनकी अपनी सीट थी बिजनौर,
और बागपत, वो भी उनके हाथ से, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती रही। तो भारतीय जनता पार्टी को एक हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से हुआ है। हालांकि अगर राष्ट्रीय लोकदल को देखेंगे, उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ है। उसके पास आज 2 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन में अखिलेश के साथ 7 सीटें उनको मिल गई थी। और जब इन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात कही थी, तो बार्गेनिंग की स्थिति में अखिलेश थे और वो ज्यादा देने की भी बात करने लगे थे। और वो हो सकता था, अगर उस टाइम पर उनके ऊपर दबाव आ गया था बार्गेनिंग करते, तो 8 से 9 सीटें वो आपको दे सकते थे। अगर आप 9 सीटों पर चुनाव लड़ते, तो मोटा मोटी आप 6-7 सीटें जीतते। तो राष्ट्रीय लोकदल आज 6 या 7 सीटों के साथ खड़ा होता, तो ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए फायदेमंद स्थिति होती। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से कोई बहुत फायदा हुआ है। दूसरा, अगर अभी भी आप देखेंगे, एक ऐसा मंत्रालय उनको दिया गया है जिसमें खेती किसानी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मंत्रालय को लेकर जयंत चौधरी किसानों का कितना भला कर पाते हैं, क्षेत्र का कितना भला कर पाते हैं, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की, जहां जहां पे योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन से दूर रखा गया और अमित शाह ने अपने हाथों में कमान ली है, उन सीटों पर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश में फेरबदल होगा, संगठनात्मक तौर पर जरूर होगा, जिम्मेदार लोगों को हटाया जाएगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। लेकिन जैसे हम देखते थे कि अगर मजबूत स्थिति में दिल्ली में सरकार बनती है तो योगी का इस्तीफा होगा, तो अब मुझे नहीं लगता कि केंद्र का संगठन इतना मजबूत है कि वो योगी जैसे व्यक्ति का इस्तीफा ले ले, क्योंकि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि योगी से लड़ाई कर सके। और योगी काफी मजबूत स्थिति में है, बड़ा स्टेट है, 80 सीटें लोकसभा की देता है और वो मजबूती के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री है। तो एक जमे हुए मुख्यमंत्री को हटाना इन परिस्थितियों में मुझे लगता है मुश्किल ही नहीं, असंभव दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल। और अभी 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 हम ये देखें कि अभी नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार आज फिर से चर्चा का विषय है, खबरों में है, क्योंकि नीतीश कुमार उस ओथ सेरेमनी में नहीं गए जहां एनडीए के महत्वपूर्ण चेहरे थे। आंध्र प्रदेश में आज मुख्यमंत्री पद के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से शपथ ली और वहां पर नीतीश कुमार नहीं थे और बताया जा रहा है कि एंड मोमेंट पे उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके पीछे की कहानी है? आरजेडी की तरफ से ये कहना है कि जब भी वो मौन होते हैं, नाराज होते हैं तो मौन हो जाते हैं और तमाम तरह की सुगबुगाहट है कि क्या नीतीश कुमार कुछ और फैसला जल्द ले सकते हैं। 24 जून से लोकसभा का क्या पहला इस सरकार का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। शुरू के 3 दिन जो है वो ओथ सेरेमनी होगी, जो चुने हुए नए नुमाइंदे हैं उनकी, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव वहां पर होना है। और उसमें भी आप ये देखिए कि बड़ा पेच अटका हुआ है। तो पहले तो क्या 24 से पहले भी कोई खेल हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है कि सेशन से पहले ही क्या खेल हो सकता है। और अगर माना कि जब तक अगर चल जाता है मामला, तो क्या जो फ्लोर टेस्ट होना है, क्या उसमें भी सरकार गिर सकती है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग जो उठा रहे हैं विश्लेषक। और उसके साथ साथ अध्यक्ष पद यानी लोकसभा का स्पीकर का जो पद है उसको लेकर भी उसका भी चयन हो रहा है। पुरंदेश्वरी जो कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी सिस्टर इन लॉ हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पुरंदेश्वरी जो हैं उन दोनों में 36 का आंकड़ा है। रामाराव जो है उनकी वो बेटी हैं। तख्ता पलट जब हुआ था रामाराव का, जब किया था चंद्रबाबू नायडू ने, उस वक्त पुरंदेश्वरी ने उनका साथ दिया था। लेकिन अब वो दोनों ही आमने सामने हैं और अब हालांकि गठबंधन हो गया है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का और बीजेपी का। तो क्या अब ये जो स्पीकर पद, जो आखिरी शायद उम्मीद लग रही थी, वो क्या आखिरी उम्मीद भी हाथ से जाती हुई जेडीयू और टीडीपी के नजर आ रही है, और खासतौर पे टीडीपी के, कि उन्हें वो लोकसभा स्पीकर का पद भी नहीं दिया जाएगा? तो आखिर पे ये दोनों पार्टियां करेंगी तो करेंगी क्या? क्या सिर्फ मंत्रालयों के नाम पे झुंझुना पकड़कर ये 5 साल तक क्या टिकी रहेंगी? इसीलिए ये तमाम जो सवाल हैं वो हम उठा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठने लाजिम है कि क्या 24 से पहले, जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले क्या कुछ हो सकता है और क्या नीतीश कुमार वो कड़ी बन सकते हैं? क्या आपको लग रहा है अभी मलिक जी की आने वाले वक्त में जो जब स्पीकर पद का चयन होना है,
तब भी कोई बड़ा खेल हो सकता है, सत्र से पहले भी कोई बड़ा खेल हो सकता है, और फ्लोर टेस्ट, ये 2-3 चीजें हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं फिलहाल। देखिए बुशरा जी, पहले तो अभी ये समझना होगा कि नीतीश के लिए या चंद्रबाबू नायडू के लिए स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण या इतना जरूरी क्यों है। चंद्रबाबू नायडू लगातार आशंकित हैं इस चीज को लेकर कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, इसीलिए उनकी डिमांड है कि स्पीकर हमारा होना चाहिए। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी पार्टी को अगर तोड़ा जाता है, किन्हीं भी सांसदों को अगर तोड़ा जाता है, तो उसमें स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए चाहती है दूसरी पार्टियां कि स्पीकर हमारा अगर होगा तो पार्टी को तोड़ने में मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर होगा तो किसी भी पार्टी को तोड़ना आसान होगा। इसलिए एनडीए का कोई भी घटक दल ये नहीं चाहता कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का हो। अगर किसी भी पार्टी का स्पीकर बन जाता है और पार्लियामेंट शुरू हो जाती है, 24 तारीख को सबसे पहले लोग जो है अपना शुरुआत करते हैं, राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है और तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती है वो होने के बाद फिर विपक्ष का हंगामा शुरू होगा, विपक्ष तमाम सवाल पूछेगा। तब तक कई जगह खिचड़ी ऐसी पक चुकी होगी कि जैसे अभी क्या है, अभी तो आपने मंत्रालयों के चार्ज लिए हैं, अभी आपको अपना पीएस रखना है, उनका सेक्रेटरी कौन होगा, मिनिस्टर का जो स्टाफ होता है वो स्टाफ में कौन कौन स्टाफ में आएंगे, वो अपना कितना स्टाफ रख पाएगा, अभी इस पे घमासान होना बाकी है। दूसरी चीजें क्या होंगी, अभी कई लोग इस पे ऐतराज करेंगे कि हमने तो ये मंत्रालय मांगा था, हमें ये क्यों दे दिया। तो अभी बहुत सारी चीजें उठनी बाकी हैं और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं, इन्हीं के बीच में चंद्रबाबू नायडू फैसला ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी डिमांड है, अगर उनको कहीं भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल कर सकती है और वो हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमें डिच कर रही है, तो वो बीच में ही अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेंबर, जो 240 मेंबर हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे विरोधी लोग खड़े हो गए और आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे अभी कई सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं जो किसी पदों पे नहीं है, आरएसएस ने भी विमुख होकर बोलना शुरू कर दिया है, कई सारे नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। जो लोग हारे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि भीतरवाद हुआ है, हमारे लोगों ने जो है धोखा दिया है। और कई लोग ऐसे भी होंगे ना जो जीत के आए हैं, उनके साथ भी कुछ धोखा हुआ होगा, उनके साथ भी अगर वो अमित शाह खेमे के नहीं है, किसी स्टेट के खेमे के हैं, शिवराज के खेमे के हैं, वसुंधरा के खेमे के हैं, योगी के खेमे के हैं, तो वो जो एमपी हैं वो क्या डिसीजन लेंगे। क्योंकि वोटिंग कई बार ये होता है कि छुपी हुई वोटिंग हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि खुलेआम समर्थन मांगा जाए। उसमें एक निर्णय ये भी हो सकता है कि सब अपनी अपनी स्लिप डालेंगे। तो स्लिप में क्या परिस्थितियां बनती हैं, आपको याद रखना चाहिए कि वाजपेयी जी की 13 महीने की गवर्नमेंट खाली एक वोट से गिर गई थी। तो इन परिस्थितियों से भी हमें कोई ये अचंभित नहीं होना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो सकती। इसलिए अभी गंगा में पानी बहना काफी बाकी है। अब देखिए आगे होता क्या क्या होता है, क्योंकि अभी लंबा दायरा है और बहुत सारी आशंकाएं हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है दिल्ली और लखनऊ के, तो उत्तर प्रदेश से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी महाराष्ट्र से नहीं होगी, कोई गड़बड़ी कहीं दूसरे स्टेट से नहीं होगी। ये संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं शुरू से कह रहा हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम ये मानते हैं कि सिर्फ 2 लोग पार्टी को चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पुराने लोग भी विमुख हैं और वो हताश निराश हैं। तो ऐसे में क्या वो कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे या नीतीश और शिवराज की तरह मोदी जी के पैर छूने की कोशिश करेंगे, ये भी हमें देखना होगा 24 तारीख को। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे हमें देखनी है। लेकिन 2019 से 2024 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जो मोदी के सामने कोई सर उठाकर बात नहीं करता था, मुंह नहीं खोलता था, अब आप ये देखिए एक एक सांसद वाली जो पार्टियां हैं जो जीत कर आई हैं, वो कैसे बिल्कुल आमने सामने आकर
खड़ी हो गई हैं और अपनी डिमांड्स को उस तरह से रख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरह से उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो शायद 2019 में हमें देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस बार की ये सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और ये मजबूत सरकार है। और अब ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या इन 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और क्या वो कोई और फैसला ले सकते हैं और क्या वो नाम नीतीश कुमार का होगा, ये महत्व